ये 7 और 6 चैप्टर हम आपके एकदम चुटकियों में कवर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर। धूप के धुएं से भी तेज आपका दिमाग दौड़ेगा अगर आपको किसी ने भी इन चैप्टर से न्यूमेरिकल या कोई भी रिएक्शन, भले ही आप केमिस्ट्री में जीरो हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पर हम आपको हीरो बना के छोड़ेंगे। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई चुप। Hello buddies, today I am on the channel Mr. Problem Neat, and today I will elaborate you about lecture number 1, that is how to start class 11 chemistry. So please carefully listen my this lecture if you want to exceed a good rank in JEE NEET, or you want to make a good marks in the 12th boards. So this whole concept will help you in making all the conceptual and learnings and notes of the class 12. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल का नाम है मिस्टर प्रॉब्लम नीट। तो ये चैनल नीट और जे के लिए वीडियो बना रहा है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, और अभी बेसिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री अभी कवर हो रही है। कुछ ही दिन में आपको फिजिक्स के लेक्चर और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारा चैनल एक ग्रोइंग चैनल है और हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हमारा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक टाइम टेबल यूनिट दिखाता हूं जो हर कोई बच्चा शायद यूज करता होगा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री क्या, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक प्रेफर्ड टाइम टेबल यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस टाइम टेबल का व्यू दिखाता हूँ। तो टाइम टेबल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या रहता है, सुबह 4 बजे उठो, फिर 4 से 5 बजे उन्हें फ्रेश होना है, फिर 5 बजे से उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर 7 बजे से उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर 9 बजे से उन्हें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर थोड़ी देर के लिए उन्हें नोट्स बनाने हैं, फिर उन्हें रट्टा लगाना है। ये इस सिलेबस, इस टाइम टेबल से कभी केमिस्ट्री कंप्लीट हो ही नहीं सकती। देखिए केमिस्ट्री के लिए सबसे बड़ी बात चाहिए, केमिस्ट्री के लिए चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच तो हर किसी के अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, पर प्रैक्टिकल अप्रोच जिसे हम कहते हैं कि हम किस तरह किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए पढ़ना ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। पढ़ना ये मैटर करता है कि अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप उसे समझ के अगर 10 लोगों में बता सकते हैं और आपका बताया अगले 10 बंदों को समझ में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं। तो जैसा आपने देखा, मैंने आपको अभी ये बताया सिलेबस। तो इस सिलेबस को, इस यूनिट सिलेबस को ना दोस्तों अपने दिमाग से किक आउट करो। जब तक आप इसे किक आउट करते हैं, मैं भी इसे इस ब्लैक बोर्ड से किक आउट कर देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू मी, आपका हर एक दिन आपकी एक नई एनर्जी और नए पोटेंशियल से स्टार्ट होता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि योर एवरी न्यू डे स्टार्ट्स विद अ न्यू एनर्जी एंड न्यू पोटेंशियल। अगर आप टाइम टेबल यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 बजे उठो, 8 बजे ये पढ़ो, 9 बजे ये पढ़ो, तो समझ लो आप एक तरह के गुलाम है ना। पढ़ाई को अपना राजा थोड़ा बनाना है, पढ़ाई ने हमको राजा बनाना है, तो हमने इसलिए अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि अब आपको मैं बताऊंगा, कुछ आपको मैं पॉइंट्स कवर करूंगा, जिन पॉइंट्स को अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब एक ब्रीफ मैप बन जाएगा आपके माइंड में कि आपको 11 से 12 तक कैसे पढ़ना है। अभी तक 10th में आपने क्या करा, 10th में हर एक चीज थ्योरेटिकल अप्रोच पे जाती है। जैसे कि आप एसएसटी है, तो आप एसएसटी को लर्न करके पेपर में लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स है, 10th में मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा कुछ हाईटेक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं होती, आप उसे इजिली लर्न करके भी कॉपी में लिख सकते हैं। साइंस है, बेसिक साइंस है, हिंदी है, हर कोई कॉन्सेप्ट बेसिक है, इंग्लिश है, हर कोई कॉन्सेप्ट बेसिक है। अब आप 11th में आ रहे हैं, 12th में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप इन कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ने वाले हैं। 11th में आके कूलम्ब्स लॉ है, 10th में कूलम्ब्स लॉ की कोई बात ही नहीं हुई है। 10th में कूलम्ब्स लॉ का ज्यादा से ज्यादा यूनिट होगा या कूलम्ब्स लॉ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, पर 11th में आके आप देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का एक हाईटेक पूरा एनर्जेटिक डेरिवेशन और कूलम्ब्स लॉ के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ ऐसी है, जैसे मोलैरिटी, इसकी खाली डेफिनेशन दी हुई है, पर आपको बता दूं कि पहला चैप्टर मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा कि मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, ये कितना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, सब आपको पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर 11 का कवर करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल 11 का कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटने देंगे। बस हमें एक ही चीज चाहिए, आपका सपोर्ट और आपके व्यूज, बस। तो अब हम बात करते हैं उन कुछ पॉइंट्स की जो मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इन पॉइंटों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना, अगर आप इन जो मैंने 6 पॉइंट ये लिखे हैं, सिलेबस ओवरव्यू, मार्किंग सिस्टम, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच, पॉजिटिविटी, लेनिएंट कैलकुलेशन,
एंड कीप मोटिवेटेड और मोटिवेशन। अगर आप इन 6 पॉइंट को हल्का सा भी 10% भी इन पे ध्यान देते हो ना किसी और कंटेंट से हटके, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन पक्का है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सिलेक्शन पक्का है, या अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। ये गारंटेड है, ये किसी से कॉपी नहीं किया गया, ये बहुत ही ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल रिसर्च करिए इस चीज पे, तब जाके इतना सा कंटेंट बना है। ये गारंटेड कंटेंट है। तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की। हमारा पहला पॉइंट है सिलेबस ओवरव्यू। आप चाहे कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आप चाहे एक छोटे से एग्जाम की ही चीज क्यों ना पढ़ रहे हो, ये तो चाहे हाईटेक एग्जाम है, जेई नीट बोर्ड्स वगैरह, आप छोटी चीज भी पढ़ो तो सबसे पहले उसका रोड मैप बना लेना चाहिए। सिलेबस ओवरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जिसने कर लिया ना, समझ लो उसके 10% मार्क्स तो यहीं से बन गए, या वो 10% मतलब उस कंपटीशन में आगे यहीं से बढ़ गया है। क्योंकि कंपटीशन में अगर 1 लाख बच्चा बैठता है तो 20,000 बच्चा उसमें से ऐसा होता है जिसे ये नहीं पता होता कि सिलेबस क्या चीज है। तो हम बात करते हैं 11th के सिलेबस की। 11th की केमिस्ट्री में आपके 2 पार्ट्स में बटी है, एक है फिजिकल और इनऑर्गेनिक, और दूसरा पार्ट है आपका ऑर्गेनिक। तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक में है आपके 7 चैप्टर जो कि कवर हो रहे हैं, और वैसे ही ऑर्गेनिक में है आपके 6 चैप्टर। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये 7 और 6 चैप्टर हम आपके एकदम चुटकियों में कवर कर देंगे। बस जून के ही अंदर हम आप ये 7 और 6 चैप्टर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करा देंगे, क्रिस्टल क्लियर। धूप के धुएं से भी तेज आपका दिमाग दौड़ेगा अगर आपको किसी ने भी इन चैप्टर से न्यूमेरिकल या कोई भी रिएक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया, फिजिकल इन ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक में 6 चैप्टर हैं। तो अगर आपको 11th की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, इन 7 चैप्टर्स को देखना है, इन 6 चैप्टर्स को देखना है, और इनके अंदर क्या क्या टॉपिक है मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, सीबीएसई एकेडमिक। सीबीएसई एकेडमिक, इसमें कैरिकुलम पोर्टल में आपको जाना है, वहां पर से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप कोई दूसरे बोर्ड से हैं तो आपको अपनी रेस्पेक्टेड बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना सिलेबस ले सकते हैं, और अगर आप आईआईटीएन या जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सब की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आए उनमें से अपना सिलेबस क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस देखो ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर के नाम लिखने हैं, चैप्टर का नाम लिखने के बाद एक एक पर्टिकुलर टॉपिक, हाँ मैं आपको बता दूं हमारी वीडियो चैप्टर के हिसाब से नहीं चलेगी, हमारी वीडियो एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से चलेगी। कोई बात नहीं, भले ही आप केमिस्ट्री में जीरो हैं, भले ही आप केमिस्ट्री में जीरो हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पर हम आपको हीरो बना के छोड़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मार्किंग सिस्टम। सिलेबस ओवरव्यू मैं जानता हूं कि आप अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए आज ही अपना सिलेबस का ओवरव्यू ले लें। और मार्किंग सिस्टम पे बात आती है, देखिए मार्किंग सिस्टम क्या है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे 2 तरह की मार्किंग सिस्टम होती है, एक होती है पॉजिटिव मार्किंग सिस्टम और एक होती है नेगेटिव और असर्टिव मार्किंग सिस्टम, आप इसे कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव कैलकुलेशंस में आपको पता होता है कि आपको राइट क्वेश्चन पे सही मार्क्स मिलेंगे और आपको रॉन्ग क्वेश्चन पे वही मार्क्स घट जाते हैं। पर बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में ये होता है कि अगर आपका क्वेश्चन की एक लिमिट होती है, जितने क्वेश्चन है अगर आप जितना अटेम्प्ट करते हो आपको उतना मार्क्स मिलेगा। अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो उसमें से भी अगर आपका कंटेंट थोड़ी बहुत नियर टू द क्रॉस्ड है तो आपको उसमें कुछ मार्क्स मिल सकता है। तो मैं बता दूं, मैं आपको 2 तरह के मार्किंग सिस्टम बताऊंगा। अगर आपको मार्किंग सिस्टम देखनी है नीट और जेई की, तो इसमें तो आपको अपने एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन पे करना है। देखिए मैं इस बारे में उतना, नीट और जेई के बारे में तो मैं उतना नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी एग्जाम में अपीयर्स नहीं हुआ हूं, पर मैं 12th बोर्ड या 10th बोर्ड के बारे में आपको बता सकता हूं कि आप बोर्ड की मार्किंग सिस्टम को लेते हुए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं 12th बोर्ड की मार्किंग सिस्टम। आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। 12th बोर्ड तो खैर दूर की बात है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं 11th की। आपको 11th में ही इस तरीके से पढ़ना है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारा 11th बर्बाद हो गया पूरा, तभी हम आपको गाइड कर रहे हैं। कहते नहीं है अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखो, अगर आप जीत गए तो आप राज करोगे, अगर आप हार गए तो आप गाइड करोगे। तो इसीलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना पूरा 11th मस्ती में बर्बाद करा। और सबसे पहली मैं टिप आपको यही दूंगा, अपना 11th बर्बाद ना करें। तो अब हम बात करते हैं 11th में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 3 नंबर का भी आएगा, 4 नंबर भी आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच के हिसाब से टॉपिक को पढ़ना है। जैसे कि मान लिया एक टॉपिक है केमिस्ट्री में हेस लॉ 11th में,
इलेक्ट्रॉन टॉपिक है, प्रोटॉन टॉपिक है, नील बोर का ड्रॉबैक है, रदरफोर्ड है, ये सब मॉडल्स हैं एटम के। तो इन सब टॉपिक में से आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारा पेपर बन सकता है ना। अब आपका नील बोर का मॉडल है, उसमें एक चीज तो ये एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि नील बोर ने एक बात बताई थी n नॉट इज इक्वल टू 0। फिर आपका उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्रीफ नील बोर के मॉडल को डिफाइन करिए। हम नील बोर के मॉडल को एक अभी एग्जांपल ले रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि हम अभी ये बोर मॉडल ऑफ एटम टॉपिक कवर कर रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसा बोल सकते हैं कि नील बोर के मॉडल के मतलब ये बताइए, उसको मतलब डिस्क्रिप्टिवली उसको एक्सप्लेन कीजिए, मतलब लार्ज उसमें पेज में। ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगर ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन आ सकता है तो वो ऐसा आ सकता है कि नील बोर के लिमिटेशन बताइए कि ये कहाँ पे रुक गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके होंगे कि मार्क्स के हिसाब से हर एक टॉपिक को पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब टॉपिक रटना है कि 1 नंबर के हिसाब से तो 1 नंबर की डेफिनेशन का रट्टाफिकेशन लगा दिया एकदम कि अगर एग्जाम हो गया तो उसके बाद पढ़ना इस तरीके से है ना कि आप 80 साल के बुढ़े भी हो जाएं और कोई बच्चा आपसे पूछे ये क्या होता है तो आप सीधे मुंह पे कह दें कि हमने ये पढ़ा है। इस तरह से अपनी अप्रोच रखनी है पढ़ाई में। रट्टा तो मारना ही नहीं है, रट्टे पे तो दुनिया आज टिकनी नहीं है। एक समय था जब रट्टा चलता था, अब नहीं चलता। तो मार्किंग सिस्टम आप समझ चुके हैं। मार्किंग सिस्टम को हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के लिए ही हर कोई पढ़ रहा है ना। हर कोई क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। हम 12th में क्यों पढ़ रहे हैं, 1 साल अपना इसलिए हम लगाते हैं पढ़ाई में ताकि हम एग्जाम में अच्छा क्लियर कर सके। तो इसलिए हमें मार्किंग सिस्टम को एकदम एब्सोल्युटली देखना है। अब हम अपना अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच। उससे पहले मैं इस सब को इरेज कर लेता हूँ। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में बात आई है। आप में से बहुत से बच्चे 10th से 11th में जाएंगे। इंडिया में बहुत से बच्चे हमारे 10th से 11th में जाएंगे। आप सब एक गलती करते हैं, सब देखते हैं क्या, टॉपर्स का इंटरव्यू। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, नेवर ट्रस्ट टॉपर। ट्रस्ट अ डॉग बट नेवर ट्रस्ट अ टॉपर। टॉपर हमेशा झूठ बोलता है। टॉपर भले ही हम ही कल की डेट में टॉपर क्यों ना हो जाए, हम सुबह 8 बजे तक भी सोए रहेंगे ना, और अगर हम टॉपर बन जाए तो हम बोलेंगे हम 2 बजे उठते थे। टॉपर अपना झूठा स्ट्रगल बताता है हमेशा। टॉपर जो 100% स्ट्रगल बताता है उसमें से 20% स्ट्रगल सही रहता है बस। टॉपर देखिए, पढ़ाई का सिस्टम ऐसा है ना, हर कोई नहीं पढ़ता। अगर 100 बंदे हैं ना तो 100 बंदों में से 10 बच्चे ना हल्का सा ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई पे, और ये 10 बच्चे ही क्रीम क्वालिटी में आते हैं। यही बात हमारे एक सर ने कही थी हमसे 10th में, और अगर हमने उनकी ये बात सुनी होती तो आज हम भी क्रीम क्वालिटी में होते। तो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल अप्रोच। अब आप सोच रहे होंगे प्रैक्टिकल से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन करें, या आप किसी चीज का टाइट्रेशन करें, या आप कोई रिएक्शन करें। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब अभी ये नहीं है, अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली लर्न करना है किसी भी चीज को, है ना। आपके हर जगह, हर आर पार सराउंडिंग में हर तरफ केमिस्ट्री है। जैसे एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको आता हो तो आप उसको कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर भेजें। क्या पानी का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेल्सियस से हाई जा सकता है? प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं डिस्क्रिप्शन में। क्या पानी का टेम्परेचर कभी 100, क्योंकि कहते हैं ना कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्वेश्चन का हम आंसर जरूर देंगे अपनी अगली वीडियो में, पर उससे पहले आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच इसी को कहते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि अपने अगल बगल सराउंडिंग को देखते हुए केमिस्ट्री को पढ़ें। जिस तरह आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, कैसे कि कोई पत्ता देख लिया, कोई फूल देख लिया, हर जगह बायोलॉजी है ना, तो उसी तरह हर जगह केमिस्ट्री है। दवाइयां हैं, दवाइयां में हर जगह केमिस्ट्री है, हर जगह। दवाइयों में मोल फ्रैक्शन, दवाई कौन सी दवाई में कितना मोलैरिटी रहेगी, कितना ये रहेगा, कितना इंग्रेडिएंट की परसेंटेज रहेगी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दवाइयों में हर चीज केमिस्ट्री है। अगल बगल सराउंडिंग में जहां जहां बायोलॉजी है वहां वहां केमिस्ट्री है ना। सीधी बात है। आपको अपने आसपास एनालाइज लेते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच से केमिस्ट्री पढ़नी है। क्लियर? तो अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच हाई रखनी है, तभी आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अब आती है थ्योरेटिकल अप्रोच, है ना। तो देखिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको थ्योरेटिकल अप्रोच 50% चाहिए, क्योंकि आपका जैसे टॉपिक है, मान लिया आपका बोर मॉडल ऑफ एटम टॉपिक है, हम इसी को एग्जांपल ले रहे हैं, या चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। हम अभी अपना एग्जांपल ले लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ रूल है।
तो मार्कोनिकॉफ रूल मतलब उसमें रूल में बताया गया कि ऑर्गेनिक के आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड बताया गया और रिएक्शन का बताया गया कि जब उसमें HBr का एडिशन होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो किधर जाएगा, या कार्बन किधर जाएगा या हाइड्रोजन किधर जाएगा। तो ऐसा वो एग्जांपल ले लेते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल है। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल माना कि हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आता है कि हम इसको एकदम इससे हर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, कोई भी क्वेश्चन इससे अगर चिपकता है तो हम उसे एकदम से कर लें। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आता है या कुछ भी मतलब मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड कुछ भी आता है, हमारी उसमें अच्छी अप्रोच है, दैट्स ऑल क्लियर, मतलब अच्छी बात है, हमारी अप्रोच है। पर अगर मान लिया हमारे पास 2 मार्क्स में, मार्किंग सिस्टम को देखते हुए मान लिया हमारे पास 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में सीधा आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, तो हम यहाँ अटक सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी मैटर करती है कि आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हमें थ्योरेटिकल अप्रोच चाहिए, इसीलिए आपको जो कुछ भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें 100% टॉपिक में से 20% अपनी थ्योरेटिकल अप्रोच भी बनाते हुए चलें। ऑल क्लियर? तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पॉजिटिविटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी 11th में क्या होता है ना, केमिस्ट्री का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर को हमारी आदत बनाना होता है, ताकि प्रेशर हमारी आदत बन जाए, इसीलिए 11th में जो केमिस्ट्री का लेवल होता है वो थोड़ी बहुत हाई होता है। मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में मैं भी उतना नहीं कर पाया जितना एक एवरेज बच्चे को करना चाहिए, है ना। बल्कि ऑर्गेनिक थोड़ा इजी होती है, ऑर्गेनिक में मैंने मतलब अपना बेस्ट दिया, पर इनऑर्गेनिक और फिजिकल हमारा थोड़ा सही नहीं रहा। मतलब हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी अपनी तरफ से हमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल को अच्छी तरह एलैबोरेट करा। ये है कि मतलब हम 100% तो नहीं समझ पाए, पर हमें 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, आपके हम 100% टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिविटी, अब आपको कहती है जैसे आप कोई न्यूमेरिकल बना रहे हैं, आपसे नहीं हुआ, अब किसी ने कह दिया यार भाई तेरे बस की तो नहीं है, भाई तू नहीं कर सकता, तो अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखना है। ये नहीं यार छोड़ो यार मैं केमिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा, यार ये आज से मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। हमने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो 10 नंबर से 75 नंबर तक लाए केमिस्ट्री में, तो इसलिए अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखना है, ओके। अब नया टॉपिक जो हमारा दूसरा आता है वो है लेनिएंट कैलकुलेशन। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हर जगह कैलकुलेशन है। आप ये मत सोचिए कि 11th में आके बायोलॉजी में कैलकुलेशन नहीं है, बायोलॉजी भी थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव चली जाती है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिक्स से ज्यादा भी हाई कैलकुलेशन है। इसमें मैटर रिलेट करता है पावर्स में, पावर्स वाली कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फिर आपके थोड़ी बहुत एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पावर्स के कॉन्सेप्ट, एल्जेब्रिक के कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री तो खैर इसमें नहीं आती उतनी, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी नहीं आती है, पर यह है कि आपके बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए। और फिर आपका यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि 9th 10th में बेसिक ही रहता है। एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब मतलब हाईटेक वाले, नॉर्मल तो सभी को आते हैं कि 20 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। पर अगर आप कहीं भी ज्यादा क्वेश्चन टपक जाए कि 2 × 2 4 × 10⁻²⁴/9 × 10⁻⁻11, इसको करिए, तो ऐसी कैलकुलेशन में हम अटक जाते हैं। इसलिए अपनी ऐसी कैलकुलेशन को हमें एकदम शार्प रखना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कैलकुलेशन होनी चाहिए, ओके। तो आई होप ये टॉपिक भी आप समझ चुके होंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा आता है अब मोटिवेशन। अब बात आती है मोटिवेशन की। आप 10th से 11th में चले गए, कहीं ना कहीं अब आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाएगी। मतलब इस टॉपिक को आप ऐसा मत लीजिए कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेच्योरिटी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप अभी बचपने में हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस मैटर को केमिस्ट्री से कहीं भी कोरिलेट मत कीजिए, ये मैटर पूरा अलग है, मतलब इसको पूरा कीप अवे। ये मैटर हमारा मतलब हम अपनी टिप दे रहे हैं आपको। क्या होता है ना, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं अभी, बहुत सारी। मतलब कोई बच्चा आपको मतलब कि किसी बच्चे के ज्यादा मार्क्स हैं तो वो आपको मतलब कम जज करेगा कि ये बच्चा क्या कर लेगा मेरा, है ना। या किसी बच्चे के आपसे कम नंबर है तो आप उसे जज करेंगे, हो सकता है मे बी। तो इस जजमेंट के खेल को दूर रख के अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। 11th में जो बंदा मोटिवेटेड रहता है ना वो 12th में बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा। वरना 12th में आते आते तो भाई फिर मोटिवेशन तो फिर चले जाता है नीचे जमीन में बहुत, फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए अपने आप को मोटिवेशन रखना है। अब देखो मोटिवेशन से ये मतलब नहीं है
कि आप रात को 10-10 बजे तक पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि 9 से 11 बजे तक 2-2 घंटे के मोटिवेशन कॉन्टेस्ट देख रहे हैं, संदीप माहेश्वरी के और मतलब और सभी मोटिवेटर्स के मोटिवेशन कंटेंट देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप मोटिवेशन के तौर पे अपने लिए एक सॉन्ग ले सकते हैं या अपना कोई फेवरेट लाइंस ले सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपसे एक लाइन कही थी कि और एवरी डे स्टार्ट्स विद एवरी न्यू एनर्जी एंड पोटेंशियल, ऐसी कोई लाइन ले सकते हैं। या आप अपने दीवार में ऐसा कुछ लिख सकते हैं। वही बात है ना, देखिए दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाने से और उगते हुए सूरज की फोटो लगाने से कोई तरक्की नहीं कर लेता। तरक्की के लिए सूरज के उगने से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों से भी तेज दौड़ना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो इसीलिए अपने को मोटिवेटेड रखना है। और मोटिवेशन पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री पे कहीं भी कोरिलेट नहीं करता है ना। तो आपको मोटिवेशन भी मतलब ये है कि 5% मोटिवेशन अपने अंदर रखना है। तो आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इन 5 टॉपिक को अपने अंदर मतलब उसमें लाते हैं, इन वर्किंग में लाते हैं, तो आप मैं तो गारंटी देता हूँ कि आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। और बाकी हम मिलते हैं अगले 2 दिन में अपनी नई वीडियो के साथ। और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का पहला टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हम चैप्टर वाइज वीडियो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो। जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, सबसे पहला टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। तो हमारी पहली वीडियो यही आएगी, व्हाट इज यूनिट कन्वर्जन एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, और यूनिट कन्वर्जन कैसे करें। मतलब हम प्रैक्टिकल अप्रोच को ज्यादा कवर करेंगे। थ्योरेटिकल अप्रोच तो क्या है, हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स अपलोड करेंगे। और वो नोट्स आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ड्राइव लिंक दिया जाएगा। क्योंकि थ्योरेटिकल अप्रोच हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो मार्किंग सिस्टम है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाता है। और प्रैक्टिकल लर्निंग ही आज की डेट में अच्छी लर्निंग है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, और आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब द मिस्टर प्रॉब्लम।